दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एक और नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात आती है कि ये क्या होता है। दोस्तों आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीज होती है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन गैसियस स्टेट। तो दोस्तों इसका मतलब है किसी भी एटम की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है या जितनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होती है उसको ही आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लिया ये ए कोई एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है। तो दोस्तों अगर हमें इस ए एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। दोस्तों अगर हमें इसी ए एटम से दो इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो हमने यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। और अगर हमें इसी से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको यहाँ पर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। दोस्तों अगर यहीं ए एटम जो कि गैसियस स्टेट में है इससे अगर हमें तीन इलेक्ट्रॉनों को निकालना हो तो उस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देखा कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए रहती है उसको फर्स्ट आईपी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको सेकंड आईपी और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको थर्ड आईपी कहा जाता है। दोस्तों आईपी जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हो गया। तो दोस्तों अब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला फैक्टर होता है एटॉमिक रेडियस। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि in a smaller atom the electrons are tightly held while in the bigger one the electrons are loosely held. Hence in the later case the electrons can be removed more easily than the former one. Thus ionization potential decreases with the increase in atomic radius. तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि स्मॉलर एटम में मतलब जिनकी एटॉमिक रेडियस कम होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो टाइटली हेल्ड रहते हैं। मतलब उन स्मॉलर एटम में जगह बहुत कम रहती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उसी में बहुत टाइट रूप से रहते हैं। लेकिन जो बड़े एटम होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ज़्यादा जगह में रहते हैं, इसलिए उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो कम रहता है बड़े एटम में। लेकिन जो छोटे एटम है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है। छोटे एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहने का उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। लेकिन जो बड़े एटम होते हैं उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है जिससे उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कम रहता है। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दस आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। दोस्तों क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो पहला फैक्टर हो गया एटॉमिक रेडियस का। दोस्तों अब अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स डिफिकल्ट, दस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो दोस्तों जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए जब हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी रहती है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो दोस्तों वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि with the increase of effective nuclear charge on the nucleus the removal of electrons becomes more difficult। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। अगला फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिक्रीजेस
As a result, the removal of electron becomes easier, thus decreases the value of IP. तो दोस्तों जैसा कि आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वीडियो में देखा था कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो दोस्तों जैसा ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से हमें इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते ही हैं। तो दोस्तों अगला फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस, सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि उसकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फैक्टर हो गया। दोस्तों अब अगले फैक्टर की तरफ चलते ही हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। दोस्तों आयनाइजेशन पोटेंशियल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो s ऑर्बिटल में है कि p ऑर्बिटल में कि d ऑर्बिटल में कि f ऑर्बिटल में। तो दोस्तों आइए इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी मेन सेल में s, p, d और f ऑर्बिटल्स होते हैं। दोस्तों इन चारों ऑर्बिटल्स में s ऑर्बिटल जो होता है वही न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, और जो f ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे दूर होता है। तो दोस्तों इसीलिए s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, और जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है। तो दोस्तों s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होने के कारण उससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों इसी तरह f ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होने के कारण उससे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है। तो दोस्तों उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो घटता हुआ क्रम है डिक्रीजिंग ऑर्डर वो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा एनर्जी s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, उससे कम p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, उससे कम d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, और सबसे कम f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आइए अगले फैक्टर की तरफ चलते ही हैं। तो दोस्तों अगला फैक्टर होता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो आइए इस फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। एटम्स हैविंग हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स, so more energy is needed to remove an electron from such atom. Thus ionization potential of such atom is higher than partially filled orbitals. तो दोस्तों जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस फैक्टर पर बेस्ड कभी कभी कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए उस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन नाइट्रोजन एज हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल देन ऑक्सीजन। तो दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें उन दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना रहता है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर ये देखना रहता है कि जो हमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कहीं वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो दोस्तों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, लेकिन जो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फील्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल से निकालना है। दोस्तों हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है।
तो दोस्तों यही रीज़न है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों वही इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मैग्नीशियम हैज हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल देन एल्युमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखा हुआ है और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नीशियम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, मतलब वो फुल्ली फिल्ड है। लेकिन जो एल्युमिनियम है उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पार्सली फिल्ड है। तो दोस्तों इसीलिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो इसके फैक्टर्स के बारे में हो गया। तो दोस्तों आइए हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की पेरियोडिसिटी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम पीरियड में वेरिएशन के बारे में जानेंगे कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसमें क्या चेंज आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ग्रेटर एनर्जी इज नीडेड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। दोस्तों जब किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो उसका मतलब होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका ज़्यादा है। तो दोस्तों ये उसके पीरियड में वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम उसके ग्रुप में वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर उसमें क्या चेंज आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, as a result lower energy is needed to pull an electron from them, hence ionization potential decreases। दोस्तों जब किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। दोस्तों एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए। दोस्तों जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो उसके आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाता है। तो दोस्तों ये उसकी पेरियोडिसिटी के बारे में भी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।